अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? ठीक हैं? मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज मैं बात करूँगा ओस्टियोआर्थराइटिस के हवाले से। ओस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है? इसकी कौन-सी वजूहात हैं? मैं इसको बड़े आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा। फिर लास्ट में मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी बताऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा सेफ़ और इफ़ेक्टिव है। दोस्तों, ओस्टियोआर्थराइटिस को क्रोनिक प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव डिजीज़ बोलते हैं। क्रोनिक इस हवाले से कि अगर ये जिस्म में शुरू हो गई है, ये इंसान में शुरू हो गई है, तो ये कुछ दिन नहीं, ये कुछ महीनों नहीं, बल्कि सालों भी चल सकती है। तो इस वजह से इसको क्रोनिक बोला गया है कि ये बहुत देर तक इंसान के साथ चलती है, ओस्टियोआर्थराइटिस की जो बीमारी है। ओस्टियोआर्थराइटिस को प्रोग्रेसिव इसलिए कहा गया है कि ये अगर एक घुटने में स्टार्ट हुई है, तो ये दूसरे घुटने में भी जा सकती है, ये एंकल में भी जा सकती है, दोनों शोल्डर्स में जा सकती है, बैकबोन में जा सकती है। इस वजह से ओस्टियोआर्थराइटिस को प्रोग्रेसिव डिजीज़ कहा गया है। और लास्ट में बात कर लेते हैं कि डीजेनरेटिव इस हवाले से है कि वियर एंड टियर्स होता है, जहाँ पर तोड़-फोड़ और वियर एंड टियर होगा, उसको डीजेनरेटिव बोलेंगे। तो ओस्टियोआर्थराइटिस जो है वो डीजेनरेटिव डिजीज़ भी है। दोस्तों, अब मैं आपको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर समझाता हूँ, जो कि तस्वीर में भी मैंने दिखाया है कि जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में मिल रही होती हैं, तो एक झिल्ली होती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, और लिक्विड होता है जिसको सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं। कार्टिलेज और सिनोवियल फ्लूइड का काम क्या होता है? ये दोनों हड्डियों को आपस में टकराव से बचाते हैं और शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर काम करते हैं। अगर कोई झटका लग जाए तो ये सिनोवियल फ्लूइड और कार्टिलेज जो हैं, ये उस झटके को बर्दाश्त कर जाते हैं और हड्डी को आपस में टकराने से बचाते हैं। तो दोस्तों, किसी भी वजह से कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाती है, सिनोवियल फ्लूइड कम होना शुरू हो जाता है, तो उस ओस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। जिस जगह पर कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाती है, सिनोवियल फ्लूइड कम होना शुरू हो जाता है, वहाँ पर दर्द शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि ये किन वजह से हो सकता है, कौन सी वजह से ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तो सबसे जो बड़ी और प्राइमरी वजह है ओस्टियोआर्थराइटिस की, वो यही है कि जब बंदे की उम्र बढ़ती है, ओल्ड एज में आपने देखा होगा कि जो बुज़ुर्ग घरों में भी होते हैं, वालिदैन, नाना-नानी, दादा-दादी, वो शिकायत करते हैं घुटनों में दर्द की। तो क्या वजह है कि ज़्यादा उम्र हो जाने की वजह से उनकी जो कार्टिलेज होती है, घुटनों में स्पेशली कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाती है, सिनोवियल फ्लूइड कम होना शुरू हो जाता है, तो जिससे ओस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ी वजह क्या है? उम्र का बढ़ जाना। और इसके बाद जो सेकेंडरी वजूहात आती हैं, उनमें कोई भी बीमारी हो सकती है। मिसाल के तौर पर डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो उसमें भी ओस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या कोई ज़ोरदार चोट लग जाए तो उसके नतीजे में कार्टिलेज घिस जाती है, सिनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, तो ओस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, इसके डायग्नोसिस के लिए कुछ डॉक्टर्स एक्सरे करवाते हैं, जिससे दो हड्डियों के दरमियान जो स्पेस है उसको देखा जाता है। और आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, उसके हवाले से हमारे जिस्म में विटामिन D3 की कमी भी हो जाती है। विटामिन D का टेस्ट भी करवाया जा सकता है, जिससे ये पता चलता है कि ओस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट होने वाला है या हो गया है। विटामिन D3 का लेवल अगर ठीक आएगा तो उसका मतलब है कि अभी ओस्टियोआर्थराइटिस से बचे हुए हैं। दोस्तों, अब बारी आती है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये ऐसा ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूं जो मैं अपने घर में भी इस्तेमाल कराता हूं, मेरे वालिदैन भी इस्तेमाल करते हैं, और मैंने बहुत सारे पेशेंट में भी इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और आजमूदा है। इसमें मैं आपको एक पहले कम्बिनेशन बताऊंगा। 4 मेडिसिन का एक कम्बिनेशन है, उसके साथ में 2 मेडिसिन है जो आपने अलहदा से लेनी है। पहली मेडिसिन जो है, कम्बिनेशन के हवाले से मैं बात करूंगा। कम्बिनेशन में जो पहली मेडिसिन है वो है ब्रायोनिया 200, और इस कम्बिनेशन में दूसरी मेडिसिन जो है वो रस्टॉक्स 200 है।
नंबर 3 पर जो मेडिसिन इस्तेमाल की गई है वो है कास्टिकम 200 और इसी कम्बिनेशन की जो चौथी मेडिसिन है वो है रूटा 200। दोस्तों इन चारों मेडिसिन को आपने 200 CH की पोटेंसी में लेना है और एक ख़ाली बोतल लेनी है 100 ml की, और इन चारों मेडिसिन को इक्वल क्वांटिटी में उस खाली बोतल में ऐड करना है, यानी कि 25-25 ml आप चारों मेडिसिन उसमें ऐड करेंगे तो ये कम्बिनेशन आपका तैयार हो गया। इस कम्बिनेशन की डोज़ कैसे लेनी है आपने, इसके 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे रात को आपने इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों मैंने कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करने का तरीका भी बता दिया कि आपने दिन में 3 दफ़ा लेने हैं, 8 से 10 ड्रॉप लेने हैं जब भी लेने हैं। इसके साथ में आपने जो दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है कॉम्बिनेशन के अलावा वो है मेडोराइनम 200 CH पोटेंसी में आपने इस्तेमाल करनी है। लेकिन अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो इसको डेली 1 डोज लेनी है। इसको आप ग्लोब्यूल बनाकर भी ले सकते हैं, डायरेक्टली टंग पर लेना चाहें तो 2 कतरे आप डायरेक्टली टंग पर ले सकते हैं। और इस कॉम्बिनेशन के अलावा जो दूसरी मेडिसिन है वो है एपस 30 CH। एपस 30 CH बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसको ग्लोब्यूल की शक्ल में ले लें या डायरेक्टली टंग पर 2 ड्रॉप ले लें। 3 टाइम आपने इसको इस्तेमाल करना है। एपस 30 3 टाइम आपने इस्तेमाल करनी है। मेडोराइनम आपने डेली 1 डोज लेनी है अगर दर्द ज़्यादा है। अगर दर्द काबिल बर्दाश्त है तो 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद 1 डोज मेडोराइनम 200 CH की लेनी है। बाकी जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बता दिया वो रोज़ाना 3 दफ़ा सुबह, दोपहर और शाम 8 से 10 ड्रॉप इस्तेमाल करने हैं। इसमें एक और चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं कि जब आपने वो कॉम्बिनेशन लेना है उससे 10 मिनट का वक्फ़ा देना है। एपस 30 में एपस 30 और कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करने के दरमियान 10 मिनट का वक्फ़ा होना चाहिए। तो दोस्तों अगर किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे शो हो रहा है, इस पर रब्ता कर लीजिए या कमेंट्स में लिख दीजिए। मैं आपको जल्द से जल्द इसका जवाब भी दे दूंगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।